तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, पीएनपी प्रॉब्लम। ठीक है। अब अभी तक क्या कभी कभी देखे होंगे कोई एग्जाम का क्वेश्चन में क्या कि पी प्रॉब्लम क्या है, एनपी प्रॉब्लम क्या है, एनपीसी क्या होता है, एनपी कंप्लीट जिसको बोलते हैं, एनपी हार्ड क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि मतलब देख कर ही स्टूडेंट छोड़ देता है कि यार समझ नहीं आ रहा है क्या है नहीं है, जबकि वो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। वो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। अगर एक बार समझ लिया जाए मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गलती होगा ही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गलती होगा ही नहीं। इसलिए वो वहाँ डर लगता है कि शायद गलती हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट कभी इसको पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया, या तो कोशिश किया तो रिसोर्स नहीं मिला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लूप रहा वहाँ पर। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है ये टॉपिक देखने जा रहे हैं, पी एनपी, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, टीओसी का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। एक बार समझ लो, बहुत ही कम टाइम लगेगा, मतलब 25 से 30 मिनट का टाइम हार्डली लगेगा, इसमें एकदम अच्छे से समझ में आएगा, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इससे अक्सर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आ ही जाता है। ठीक है। इसलिए अच्छे से समझो। अब बताओ, सिंपल देखो यहाँ पर क्या है, कितना नाम यहाँ टर्म लिखा हुआ है, पी एनपी, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट, 4 ही टर्म है ना। तो टीओसी में हम लोग एक चीज तो जरूर जानते हैं, मान लो पीएनपी को अभी होल्ड में रखते हैं, एक चीज तो हम लोग जरूर जानते हैं, जब फाइनाइट ऑटोमोटा पढ़े थे तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा, सेम वैसे ही पीडीए में डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद क्या हुआ, ट्यूरिंग मशीन ना देखे, ट्यूरिंग मशीन में भी डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ट्यूरिंग मशीन में भी यही था। ठीक है। ये समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। अब देखो बात क्या है कि जितना भी प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सबके सब प्रॉब्लम में कुछ टाइम जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम लगने वाला है। किसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करना चाहेंगे, सिस्टम में डालकर सिस्टम के हेल्प से सॉल्व करना चाहेंगे, तो कुछ ना कुछ टाइम एसोसिएटेड है कि इतना टाइम में होगा। वो टाइम कैसा होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग पढ़े हैं एल्गोरिथम में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे हैं क्या भाई, कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम को रन करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे। उसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, भाई कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है। तो हम लोग के पास में क्या है, जितना भी प्रॉब्लम है यूनिवर्स में, सब में हम लोग क्या देखते हैं कि वो प्रॉब्लम है क्या कि एक्सपोनेंशियल टाइम कहीं लेता है, या फिर एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, 2 पावर n का फॉर्मेट रहे, 3 पावर n का फॉर्मेट रहे, n इंटू 2 पावर n का फॉर्मेट रहे, या फिर n इंटू n पावर n का फॉर्मेट रहे। ये सबको हम एक ही क्लास में रख रहे हैं, क्या, एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है। एक कैटेगरी मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल टाइम का कैटेगरी है। ठीक है। एक कैटेगरी हम रख रहे हैं एक्सपोनेंशियल टाइम के लिए। एक और कैटेगरी क्या है कि जब एल्गो को हम और बेटर बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, अच्छा बनाने का सेंस क्या कि कम टाइम में सॉल्व हो जाए। हम और रिसर्च वर्क करते हैं क्या भाई, कि जो काम में ज्यादा टाइम लग रहा है वो सेम काम है जो जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे क्या है, हम लोग क्या देखे होंगे, रेलवे सिस्टम है, बहुत पहले का जब स्टोरी सुनोगे, क्या सुनोगे कि रेलवे सिस्टम इतना स्लो था कि ट्रेन चल रहा है, चलते चलते आदमी स्टेशन पर उतर भी गया और चलते चलते चढ़ भी गया, इतना स्लो था। आज के डेट में क्या है, बहुत सा ट्रेन है जो मतलब 100 के स्पीड अराउंड चलता है, कभी कभी 100 के स्पीड को भी अप्रोच करता है। मतलब क्या है, स्पीड बढ़ा, जो पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में पहले ज्यादा टाइम लग रहा था, अब वही डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लग रहा है। बस वही चीज हम लोग यहाँ भी चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में भी चाहते हैं कि जो काम पहले ज्यादा टाइम में हो रहा था, वो काम अब कम टाइम में हो, कम टाइम में होना। कम टाइम में होगा तो क्या होगा, हम लोग कॉस्ट सेविंग होगा। जैसे मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में 2 एम्प्लॉई है। ठीक है। एक के पास में नया टेक्नोलॉजी है, एक के पास में पुराना टेक्नोलॉजी है। जो नया टेक्नोलॉजी है वो 4 घंटा में एक काम को कर लेता है, जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो 12 घंटा लेता है। मतलब क्या, जो पुराना टेक्नोलॉजी वाला है वो 2 दिन में वही काम करेगा, नया टेक्नोलॉजी इसके पास में वो क्या करेगा, एक ही दिन में काम कर लेगा।
अगला दिन कुछ और काम करेगा, ज़्यादा अच्छा है कंपनी के लिए, ज़्यादा इकोनॉमिकल हुआ कंपनी के लिए। बस वही चीज़ हम लोग देखते हैं क्या कि कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा इफिशियंट कैसे बनाया जाए, ज़्यादा काम कैसे किया जाए। ज़्यादा काम करने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकुलर काम है उसको करने में टाइम कम लगे। जब टाइम एक में सेव करेंगे तो उसी टाइम को किसी और जगह पर यूटिलाइज करने जा रहे हैं। बस यही चीज़ है, वही काम कर रहे हैं कि यहाँ जो एक्सपोनेंशियल टाइम जो एल्गोरिथम में लग रहा है, जितना भी एल्गो है जिसमें एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है, ये सब एग्जांपल क्या है, 0 1 नैपसैक हो गया, ट्रेवलिंग सेल्समैन हो गया, सम ऑफ सबसेट्स ग्राफ, कर्ली हैमिल्टोनियन, और भी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसके एल्गोरिथम को रन करने में एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है। बहुत सारा ऐसा भी प्रॉब्लम है जिसके एल्गोरिथम को रन करने में कम टाइम लगता है, कंपैरेटिव। इस एक्सपोनेंशियल के कंपैरेटिव टाइम कम लगेगा। कैसा है वो सब भाई? वो सब पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम है। वो सब क्या है? पॉलिनोमियल टाइम का एल्गोरिथम है। जैसे क्या, लीनियर सर्च हो गया सर्चिंग के लिए, बाइनरी सर्च हो गया, लॉग इन टाइम में हो जाता है बाइनरी सर्च, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंसर्शन सॉर्टिंग हो गया, लीनियर सर्च क्या है, एन टाइम में होगा, यहाँ लॉग इन टाइम में बाइनरी सर्च हो गया। इंसर्शन सॉर्ट क्या है, एन स्क्वायर टाइम लगेगा। मर्ज सॉर्ट क्या है, एन लॉग एन टाइम लगेगा। मैट्रिक्स एन मल्टीप्लीकेशन क्या है, एन क्यूब लगेगा, अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग कर रहे हैं तब, ठीक है। एन क्यूब टाइम में ये हो जाता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा हम लोग को एरे चाहिए होता है टेबल में स्टोर करने के लिए डेटा, जो काम हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। ये डिटेल में बताया गया है एल्गोरिथम सब्जेक्ट में, वहां इसके एल्गो को देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिनोमियल टाइम में हो रहा है, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इसमें भी कुछ अच्छा एल्गोरिथम मिले जो और टाइम सेव करे। टाइम कितना, बिगो 1 टाइम पर चला है, क्योंकि हम लोग का क्या है टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, ग्रीडी है। लो भी बड़ा टेंडेंसी है क्या भाई, अच्छा कम में हो गया तो और कोशिश करो, और कम में कैसे होगा, और कम टाइम कैसे लगेगा, यही काम कर रहे हैं। पॉलिनोमियल टाइम जहां लग रहा है वहां हम कोशिश कर रहे हैं क्या कि कांस्टेंट टाइम में हो जाए, कांस्टेंट टाइम में हो जाए। जहां एक्सपोनेंशियल टाइम लग रहा है वहां हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल टाइम में हो जाए। जहां एक्सपोनेंशियल टाइम लग रहा है वहां हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल टाइम हो जाए। जब पॉलिनोमियल में हो जाएगा, जब पॉलिनोमियल में होगा तब फिर से हम कांस्टेंट वाला सोचना शुरू कर देंगे। बस यही चीज है। अब ये कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल टाइम पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट होगा भाई, इसके लिए रिसर्च वर्क करना होगा, रिसर्च करना होता है। उसी रिसर्च के बारे में यहाँ है, जो रिसर्च वर्क होता है उसी के बारे में पढ़ाई करना है। तो ये एक्चुअली रिसर्च का टॉपिक है। तो बोलो पी प्रॉब्लम मतलब क्या है। पी प्रॉब्लम जैसे ही देखो, पी का मतलब क्या है कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन विच टेक्स पॉलिनोमियल टाइम। क्या, पॉलिनोमियल टाइम मतलब पी प्रॉब्लम का मतलब क्या है। जब पी प्रॉब्लम देख लिए, इसका मतलब सिंपल क्या समझना है कि ऐसा प्रॉब्लम जो कि इस डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो जाए और टाइम कितना लगे, टाइम पॉलिनोमियल टाइम लगे। पी प्रॉब्लम का मतलब यही है, बहुत ही सिंपल है। पी प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया भाई, ऐसा जितना भी ऐसा प्रॉब्लम है जो कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के हेल्प से सॉल्व हो जाए। पहला चीज, पहला कंडीशन क्या, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन के हेल्प से सॉल्व हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या है, टाइम पॉलिनोमियल टाइम लगे। जो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को सॉल्व करने में जो टाइम लगा है वो क्या चाहिए, पॉलिनोमियल टाइम लगना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि मेरा जो गिवन प्रॉब्लम है जो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व भी हो रहा है और पॉलिनोमियल टाइम भी लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, वो सबके सब जो प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स के सेट को, ऐसा कितना प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व भी हो जाए और टाइम भी पॉलिनोमियल टाइम लगे। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इस सारे प्रॉब्लम्स के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सारे प्रॉब्लम्स के सेट को हम लोग बोलेंगे पी प्रॉब्लम। सारे प्रॉब्लम के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पी प्रॉब्लम। पी में क्या था भाई, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, पॉलिनोमियल टाइम लगना चाहिए। बस दो कंडीशन है इसमें, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो एनपी प्रॉब्लम है। एनपी प्रॉब्लम मतलब क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होना चाहिए। एनपी मतलब क्या हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन।
टाइम कितना, टाइम यहां भी पॉलिनोमियल ही, टाइम यहां भी पॉलिनोमियल ही, समझ रहे हो। पी और एनपी दोनों के लिए टाइम सेम बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पी है जो डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन डीटीएम से सॉल्व हो और पॉलिनोमियल टाइम लगे, ठीक है। और एनपी में क्या बोल रहे हैं कि एन डीटीएम से सॉल्व हो, मतलब क्या, एनटीएम बोल लो, एनटीएम बोलो, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो ये क्या करना है, एनपी क्या करना है, एनपी प्रॉब्लम जितना भी है ये क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो और पॉलिनोमियल टाइम लगे। बस यही वेरिएशन, दो वेरिएशन है। एक डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन जो सॉल्व करेगा वो क्या बन गया, पी प्रॉब्लम बन गया। जो नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन सॉल्व करेगा वो क्या बन गया, एनपी प्रॉब्लम बन गया। टाइम दोनों में कितना लगेगा, दोनों में ही पॉलिनोमियल टाइम लगेगा, टाइम दोनों में ही पॉलिनोमियल टाइम लगेगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। पी एनपी क्लियर है, इसके आगे भी समझ में आ जाए, एकदम आसान है, समझो इस चीज को, ठीक है। अब देखो क्या है, ये टॉपिक जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, ये जो पॉलिनोमियल टाइम का जितना भी एल्गोरिथम हम लोग देख लिए हैं, अभी से बहुत पहले देखेंगे तो मर्ज सॉर्ट नहीं था। मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लेता है, n log n टाइम लेता है, मर्ज सॉर्ट नहीं था। मान लो इंसर्शन सॉर्ट है, इसमें n स्क्वायर टाइम लग जाएगा, इंसर्शन सॉर्ट में n स्क्वायर टाइम लगेगा, क्वाड्रेटिक टाइम लग रहा है। यहाँ क्या है, n log n में काम चल रहा है, n log n में काम चल रहा है, किसमें, मर्ज सॉर्ट में। तो पहले मान लो मर्ज सॉर्ट के लिए उतना अच्छा एल्गोरिथम नहीं था हम लोग के पास, बहुत पहले अगर देखा जाए तो मेरे पास मर्ज सॉर्ट जैसा कोई एल्गोरिथम नहीं था जो कि पॉलिनोमियल टाइम में काम कर दे हम लोग का। तो हो सकता है उस टाइम में एक्सपोनेंशियल टाइम लगता हो, लेकिन हम इम्प्रूव करते गए रिसर्च करने के बाद में हम लोग क्या किए, एक्सपोनेंशियल टाइम वाले को पॉलिनोमियल टाइम बना दिए। मतलब अभी जो आज के डेट में जो पॉलिनोमियल टाइम लग रहा है वो कभी पास्ट में एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा होगा। जो आज के डेट में एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है वो हो सकता है इन फ्यूचर कभी पॉलिनोमियल टाइम में कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो, रिसर्च इसका ही चल रहा है कि जो पहले एक्सपोनेंशियल ले रहा था आज के डेट में पॉलिनोमियल पर आ गया है, टाइम कम हो गया, बहुत ही रिड्यूस होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टाइम है। एक्सपोनेंशियल टाइम अगर कोई ले रहा है प्रॉब्लम, मतलब वो फिजिबल नहीं है, वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है, हम लोग उतना वेट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश क्या रहता है कि पॉलिनोमियल टाइम आ जाए। जो आज के डेट में ये सब के सब एक्सपोनेंशियल टाइम जो ले रहा है, हम लोग का कोशिश क्या है, ये सब के सब पॉलिनोमियल टाइम लेना शुरू करें। कैसे होगा भाई, रिसर्च करने से होगा, रिसर्च करने से होगा, बस यही चीज यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो P मतलब P है, NP समझ गए। P मतलब क्या, डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, साथ में पॉलिनोमियल टाइम। NP मतलब क्या, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, उसके साथ में पॉलिनोमियल टाइम। अब आता है क्या, NP हार्ड और NP कंप्लीट, NP हार्ड और NP कंप्लीट। एक चीज यहाँ देखो, एक चीज देखो, हम ये चीज क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या है, दीज ऑल आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ एल्गोरिथम डिजाइनर। ये सब के सब जो पॉलिनोमियल टाइम है ये क्या है, सक्सेस स्टोरीज है। जब पॉलिनोमियल में लेकर चले आए मतलब क्या, सक्सेसफुल हो गया काम मेरा, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, अब तक नहीं हुआ, इन फ्यूचर होगा, इन फ्यूचर होगा, रिसर्च चल रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है जब कभी सक्सेसफुल हो जाए। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए पॉलिनोमियल टाइम अभी हम लोग को एल्गोरिथम नहीं मिला है, अभी एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए, इन फ्यूचर हो सकता है पॉलिनोमियल टाइम मिल जाए, ठीक है। मतलब कि अभी सक्सेस नहीं मिला है। इसके बारे में ये है कि जो एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम ले रहा है, जो एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है, इसमें यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ क्या है देखो, हियर वी विल डिस्कस अबाउट फेल्यूर स्टोरीज ऑफ कंप्यूटर साइंस, दैट मीन्स द प्रॉब्लम फॉर विच वी आर अनेबल टू फाइंड पॉलिनोमियल टाइम डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम टिल नाउ। मतलब अब तक हम लोग को पॉलिनोमियल टाइम डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम नहीं मिला है। डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम का मतलब क्या है, जो कि डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में पास करके रन करवा लें, मैटर यही है, ठीक है। डिटरमिनिस्टिक लिखने का मतलब यहाँ यही है, ठीक है, जो कि डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से हम सॉल्व करवाएं, ठीक है, पर्पस यही है मेरा।
ये देख लिए हम लोग क्यों ये चीज को पढ़ाई कर रहे हैं, ये टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं देख लिए। अब देखो क्या आता है, पी प्रॉब्लम है, इसका डेफिनेशन देखो, देयर आर अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय अ डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन इन पॉलिनोमियल टाइम। डीटीएम सॉल्व करेगा पॉलिनोमियल टाइम, उसको पी प्रॉब्लम का सेट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एनपी प्रॉब्लम एक है, एक क्या है, एनपी प्रॉब्लम है। एनपी प्रॉब्लम मतलब क्या है भाई, these are set of problems that can be solved by a non-deterministic Turing machine in polynomial time। ये NDTM बोल सकते हो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन अगर बोलना है, या फिर NTM बोल लो, तो NTM से पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व होगा। कौन, NP प्रॉब्लम। तो बोला नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो पोलिनोमियल टाइम में हो जाएगा। तो हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं कि सिंपल देखो, एक बाइनरी ट्री मान लो ऐसा है, ठीक है। सिंपल देखो, एक बाइनरी ट्री है ऐसा, ठीक है। इस तरीके से ऐसा ट्री है बाइनरी ट्री, इस तरीके से बहुत सारा ब्रांच है इसका, बहुत सारा ब्रांच है, ऐसा बहुत सारा ब्रांच है। मान लो कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, कोई ऑर्डर नहीं है, हम कोई एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, हम लोग ये इस रास्ते गए, इस रास्ते गए, इस रास्ते में देखे नहीं मिला, फिर ये रास्ते गए नहीं मिला, फिर ये रास्ते गए नहीं मिला, इस रास्ते नहीं गए नहीं मिला, सब रास्ते को जाकर हम लोग देख रहे हैं, सब रास्ते को हम जाकर देख रहे हैं। कितना नोड है इसमें, नंबर ऑफ नोड्स कितना रहेगा, अगर n लेवल ट्री है तो 2 पावर n रहेगा, 2 पावर n रहेगा, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा इसमें, तो इसमें टाइम जो रहेगा, जो एक फंक्शन के लिए अगर यूनिट टाइम लग रहा है तो 2 पावर n नोड से, मतलब 2 पावर n फंक्शन से टाइम कितना लग रहा है, 2 पावर n लग गया, एक्सपोनेंशियल टाइम लगा। क्यों लग रहा है ऐसा, ऐसा क्यों लग रहा है, समझो, इसको एकदम माइनर चीज है, समझो। 2 पावर n टाइम इसलिए लगा क्योंकि 2 पावर n नोड्स को विजिट करना पड़ा हम लोग को, ठीक है। 2 पावर n नोड्स को हम विजिट किए हैं, इसलिए 2 पावर n टाइम लगा है। ऐसा 2 पावर n क्यों किए भाई, हम लोग को तो चाहिए था कोई पार्टिकुलर नोड ही, क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम लोग इस रास्ते आए तो नहीं मिला हम लोग का रिजल्ट, कोई और रास्ते गए तो नहीं मिला रिजल्ट। हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, कभी ये रास्ते जाते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, चॉइस अवेलेबल है, हम लोग सारे चॉइस को स्कैन कर रहे थे, जिसमें आउटपुट मिला वहां रुक गए, इसलिए हम लोग को बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चॉइस मिला जो कि आउटपुट की तरफ नहीं ले जा रहा था हम लोग को, बहुत सारा ऐसा चॉइस मिला जिससे कि आउटपुट नहीं आता हम लोग का, उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन हम लोग उस पाथ में गए तो टाइम उसमें बर्बाद हो गया। तो वही चीज यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्या, कि हम लोग का टाइम नहीं बर्बाद हुआ है, हम लोग का टाइम नहीं बर्बाद हुआ। मतलब क्या, हम लोग को पहले से ही पता है कि किस रास्ते जाएंगे तो आउटपुट मिल जाएगा, अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है, हमें नहीं बोला एक ही चॉइस है, नहीं, चॉइस अवेलेबल है, चॉइस मेरे पास में अवेलेबल है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, लेफ्ट जाना है राइट, सब ब्रांच में अवेलेबल है। लेकिन हम लोग के पास में मान लो कोई ऐसा पार्टिकुलर एल्गो है, ऐसा कोई पार्टिकुलर टेक्निक है जिससे कि राइट चॉइस क्या होगा अगला स्टेप में, ये हम लोग को पता चल जाए। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, चॉइस अभी भी अवेलेबल है, अभी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ही है, लेकिन जो सही चॉइस है उसको पता करने के लिए कोई टेक्निक मेरे पास में है, कि हम उस टेक्निक को यूज करके अगला क्या स्टेप, सही स्टेप होना चाहिए, हम वो कर ले रहे हैं, वो टेक्निक के थ्रू हम कर रहे हैं कि अगला क्या स्टेप हम करें कि गोल के तरफ पहुंच जाए, मतलब क्या, आउटपुट मिल जाए हम लोग को, ताकि हम लोग को आगे बढ़ के फिर लौटना नहीं पड़े। ऐसे क्या है, गलत रास्ता मिलेगा तो क्या, थोड़ा दूर आगे जाते हैं फिर लौट जाते हैं, फिर दूसरे चॉइस में थोड़ा दूर आगे जाते हैं लौट जाते हैं, फिर तीसरे चॉइस में थोड़ा आगे गए लौट गए। क्या है, बहुत सारा चॉइस में आगे जाकर लौटना पड़ रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा था हम लोग का। हम यही टाइम नहीं बर्बाद कर, हम चाहते हैं क्या, मान लो इस रास्ते जाने पर सही आंसर है, तो एक ऐसा टेक्निक मेरे पास में है जो बताएगा क्या कि नहीं नहीं, इधर जो रास्ता गलत है उधर भी रास्ता गलत है, आउटपुट नहीं मिलेगा, इस रास्ते चलो, इस रास्ते में आउटपुट मिलेगा। बोलो ये क्या टेक्निक है भाई, है मेरे पास टेक्निक, अभी जानो की है, क्या टेक्निक है हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यही समझ में आ रहा है, तो यही बात यहाँ पर बता रहा है, क्या टेक्निक है मेरे पास में,
कि कौन सही है ये पता चल जाए पहले ही जाने से पहले, ताकि टाइम बर्बाद नहीं हो। मतलब क्या है, अगर टाइम बर्बाद नहीं हुआ, हम लोग कहीं से लौट कर नहीं आए, तो एक तरीके से जितना डिटर्मिनिस्टिक में टाइम लगा उतना ही टाइम लगा ना। अगर हम मेरे पास जो टेक्निक है जिससे हम पता कर रहे हैं कि सही चॉइस कौन सा है, समझो बात, एकदम आराम से समझो, एक बार समझो एकदम लाइफ टाइम याद रहेगा। 10 जगह देखते रहोगे वीडियो, कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम आराम समझो। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास में नॉन डिटर्मिनिस्टिक था, तो मेरे पास में चॉइस अवेलेबल था, मान लो 4 चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। मेरे पास में एक ऐसा टेक्निक है जो बता रहा है क्या कि थर्ड वाला जो चॉइस है उससे ही सही आंसर मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों चॉइस से आंसर नहीं मिलने वाला है। मेरे पास में एक टेक्निक है, हम अभी बताएंगे नहीं, लेकिन है मेरे पास में, जिससे हम पता कर पा रहे हैं कि कौन सा मूव हम चलेंगे तो सही आउटपुट तक पहुंच जाएंगे। क्या बोला भाई, मेरा टेक्निक क्या बता रहा है कि थर्ड चॉइस है, हम कहाँ जाएंगे, हम थर्ड चॉइस में ही जाएंगे। बाकी तीनों को हम स्कैन किए क्या, बाकी तीनों 1, 2, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में हम गए क्या चेक करने के लिए, गए ही नहीं, चेक करना ही नहीं है हमको, क्योंकि मेरे पास जो टेक्निक है वो बता दिया हमको कि थर्ड वाले से ही आंसर मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में जाने कोई फायदा ही नहीं है। मतलब क्या, डिटर्मिनिस्टिक में भी यही होता है ना। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम में सिंगल चॉइस होना चाहिए, किसी भी टाइम में सिंगल चॉइस होना चाहिए, यही चीज है ना। तो सिंपल बात जानो, जब सिंगल चॉइस होना चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक में सिंगल चॉइस हो रहा है, हमेशा ही सिंगल चॉइस है, मेरे पास में चॉइस बहुत सारा है, लेकिन एक टेक्निक मेरे पास में है जो सही चॉइस को बता रहा है। तो अगर हम अलॉन्ग विथ टेक्निक का अगर हम बात करें कि हम क्या करने में कैपेबल है, तो हम डिटर्मिनिस्टिक जैसा बिहेव करेंगे। हम हैं तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक, सही बात है, चॉइस मेरे पास में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास में जो टेक्निक है ये क्या बता रहा है कि थर्ड चॉइस है सही। फिर आगे जाएंगे, फिर वहां जो सही चॉइस रहेगा बताएगा। कैसे बता रहा है मेरा टेक्निक, ये बात का बात है, हम बताएंगे बाद में, अभी हम नहीं बताना चाहते हैं। मेरे पास में जो टेक्निक है हम अभी नहीं बताना चाहते हैं, ये टेक्निक है मेरे पास, हमें कन्फर्म चीज बता रहे हैं। तो अभी अगर प्रेजेंट टाइम में सीन देखो क्या चल रहा है कि जैसा डिटर्मिनिस्टिक बिहेव कर रहा होगा, सेम उसी के जैसा नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी बिहेव कर जाएगा। मतलब क्या है, डिटर्मिनिस्टिक में पॉलिनोमियल टाइम ले रहा था, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी पॉलिनोमियल टाइम लेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी पॉलिनोमियल टाइम लेगा। समझ रहे हो बात को, यहां तक क्लियर है। क्यों ले रहा है दोनों में पॉलिनोमियल टाइम, डिटर्मिनिस्टिक में एक ही चॉइस है, इससे पॉलिनोमियल टाइम ही लेना है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या है, चॉइस बहुत सारा है, लेकिन एक टेक्निक है जिसके हेल्प से सही चॉइस हमको पता चल जा रहा है। तो ये टेक्निक क्या है, ये टेक्निक क्या है, ये टेक्निक अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हम सोच कर चल रहे हैं कि ऐसा टेक्निक मेरे पास में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, हम क्या बोले अभी, हम जस्ट बिफोर क्या बोले थे, टेक्निक है मेरे पास में, हम ऐसा काम कर रहे हैं, तब तो विश्वास कर लिए तुम कि हाँ भाई चलो टेक्निक है इसके पास में, तो सही चॉइस पता चल ही जाएगा। तो डिटर्मिनिस्टिक जैसा ही बिहेव करेगा तो पॉलिनोमियल टाइम लेगा, जैसे डिटर्मिनिस्टिक है जो पॉलिनोमियल टाइम ले रहा है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी पॉलिनोमियल टाइम ही लेगा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास में जो टेक्निक था वो अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आ जाएगा। अभी नहीं है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मेरे पास आ जाएगा। कैसे आएगा, रिसर्च हम कर रहे हैं, उसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च वर्क ही कर रहा है, जिसके लिए एक क्या टेक्निक है, टेक्निक पता चल गया, मतलब क्या, पॉलिनोमियल टाइम हो गया, कंप्लीट हो गया रिसर्च। जब ये टेक्निक नहीं पता चल रहा है तो रिसर्च चल रहा है इस पर। समझ रहे हो बात को, एनपी प्रॉब्लम क्या है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो लेकिन पॉलिनोमियल टाइम ले। इसके साथ में क्या है, एक टेक्निक अटैच्ड है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर लेगा ये। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल टाइम में ही ये सॉल्व कर लेगा। चॉइस तो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, लेकिन इसको सही चॉइस पता है। तो टेक्निक क्या रहेगा, इन फ्यूचर पता चलेगा, रिसर्च हो रहा है इस पर। ठीक है, यही चीज एक्सप्लेन किया गया है। क्या देखो, यहाँ एनपी प्रॉब्लम में यही चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। क्या क्या है
एनपी प्रॉब्लम क्या है? These are set of problems that can be solved by non-deterministic Turing machine in a polynomial time. ठीक है, ये क्लियर है? एनटीएम से पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? P इज सबसेट ऑफ एनपी। सही बात है भाई। P क्या है? डिटर्मिनिस्टिक है पोलिनोमियल टाइम। एनपी क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम। ठीक है, तो जो काम हम डिटर्मिनिस्टिक से कर सकते हैं वो काम नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो होगा ही होगा कंफर्म। जो काम नॉन डिटर्मिनिस्टिक से कर सकते हैं वो काम हम डिटर्मिनिस्टिक से नहीं कर पाए। हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी, और ऐसा है भी, लेकिन जो काम हम डिटर्मिनिस्टिक से कर रहे हैं उस काम को नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से तो 100% कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक से हो जा रहा है तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक से तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है? जो पी प्रॉब्लम है, जो सबसेट है किसका? एनपी प्रॉब्लम का। क्योंकि पी क्या है? डिटर्मिनिस्टिक विथ पोलिनोमियल टाइम। एनपी क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक विथ पोलिनोमियल टाइम। डिटर्मिनिस्टिक है क्या? सबसेट होगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक का। ठीक है, पी किसका सबसेट है? एनपी का सबसेट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, पी सबसेट ऑफ एनपी। एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय डिटर्मिनिस्टिक मशीन इन ए पोलिनोमियल टाइम कैन ऑल्सो बी सॉल्व्ड बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन इन पोलिनोमियल टाइम। यही चीज लिखा है, यही चीज यहाँ लिखा है। अगर डिटर्मिनिस्टिक से सॉल्व हो रहा है तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक से भी सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, informally we can say NP is a set of decision problem which can be solved by a polynomial time via a lucky algorithm or a magical algorithm that always makes right guess among the given set of choices। यहाँ पर क्या देखो, ये क्या लिखा है? right guess among the given set of choices। हम जो बता रहे थे कि चार में चार जो चॉइस है जिसमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं है, थर्ड ही है, कैसे पता किए? मेरे पास में एक टेक्निक है। ठीक है, वही चीजें बोल रहा है कि टेक्निक कर क्या रहा है? राइट गेस, सही गेस कर रहा है कि अगला कौन सा स्टेप सही है। ये राइट गेस कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट गेस कर रहा है क्या? एक तरह का मैजिक है, मैजिक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? ये मैजिकल एल्गोरिथम भी बोलते हैं, या फिर इसको लकी एल्गोरिथम बोल रहे हैं। लकी एल्गोरिथम मतलब क्या हो गया कि इसका लक इतना अच्छा है कि जो भी चॉइस में जाता है वही सही चॉइस रहता है। इसका चॉइस तो अवेलेबल है इसके पास में बहुत सारा, लेकिन इसको पहले से पता है कौन सा चॉइस में जाएंगे तो आंसर के पास पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। हम फिल्टर नहीं आना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, यही चीज है एनपी प्रॉब्लम का मेन थीम है ये। ठीक है, पी प्रॉब्लम देख लिए और एनपी प्रॉब्लम देख लिए। अब आते हैं एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड क्या चीज है। ठीक है, बस थोड़ा सा आराम से सुनो, समझ में आ जाएगा। समझाने का गारंटी मेरा ही, किसका काम? समझाना किसका काम? मेरा काम। समझना किसका? तुम्हारा काम। बस सुनो, एकदम कहानी कथा जैसे सुनो, रामायण महाभारत जैसा हम समझा देंगे कहानी। ठीक है, एकदम कहानी जैसा हम समझा देंगे और समझ में आएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखो क्या है, एनपी प्रॉब्लम मेरा ओवर हो गया। पी एनपी में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, हम आते हैं कि एसीटी मतलब क्या है। एसीटी एक प्रॉब्लम का नाम है, जैसे 0 1 नैपसेक था ना, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन था ना, सेम उसी तरीके से एसीटी एक प्रॉब्लम का नाम है। कौन सा प्रॉब्लम भाई? बुलियन सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम लोग एसीटी नाम से जानते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग एसीटी नाम से जानते हैं। भाई एसीटी में स्पेशलिटी क्या है? ये स्पेशलिटी क्या है? क्यों इसके बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। ये क्या है? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। पहला एनपी कंप्लीट कौन सा प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है। एसीटी जो है, ये प्रॉब्लम जो है बुलियन सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम, ये एसीटी प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम प्रूव्ड बाय कुक। ये साइंटिस्ट से के द्वारा, ये कुक साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रूफ किया गया है क्या? कि ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। बोलो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होता है? हम समझाएंगे अभी, ये भी हम समझाएंगे अभी। यही तो समझना है, यहाँ पे टॉपिक में क्या करना है, यही सब तो समझना है। ठीक है, लेकिन अभी क्या जानो, एक फैक्ट जान लो। क्या? जो सेटिस्फेबिलिटी एसीटी प्रॉब्लम है, एसीटी प्रॉब्लम क्या है? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। इस बात को बस ध्यान रखो। ठीक है, अब आते हैं क्या कि एनपी कंप्लीट किसको कहते हैं? सही बात है भाई, एनपी कंप्लीट किसको कहते हैं? तो आप देखो बता रहे हैं, एनपी कंप्लीट के बारे में बता रहे हैं कि एनपी कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि जो एनपी का सेट था ना,
एनपी का सेट था ना, एनपी का सेट कैसा था, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रहा था, वही एनपी का सेट था ना। तो एनपी कंप्लीट हम उस प्रॉब्लम को बोलेंगे, हम मान लो एक लेते हैं कि एल है मेरा या L1 मेरा, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि L1 मेरा एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, L1 मेरा एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए भाई L1 में, L1 कैसा होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। L1 देखो कैसा होना चाहिए, L1 पहला तो एनपी सेट में रहना चाहिए। एनपी का जो सेट था, एनपी कौन सा सेट था, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व होता था पॉलिनोमियल टाइम लेकर, एनपी एक सेट ऑफ प्रॉब्लम था। तो अगर हम बोल रहे हैं कि L1 मेरा, L1 प्रॉब्लम जो है मेरा एनपी कंप्लीट है, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि L1 है जो एनपी सेट में रहे, एनपी प्रॉब्लम का जो सेट है उस सेट को बिलोंग करना चाहिए। कौन, L1 प्रॉब्लम। पहला क्या हो गया, L1 बिलोंग्स टू एनपी प्रॉब्लम, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि एनपी में जितना भी रिमेनिंग प्रॉब्लम है, एनपी में जितना भी एनपी में कितना प्रॉब्लम होगा, बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है 50 प्रॉब्लम हो सकता है एनपी सेट में 100 प्रॉब्लम हो सकता है 1000 प्रॉब्लम हो, बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो L1 है जो एनपी प्रॉब्लम के सेट से बिलोंग कर रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो इंटरेस्टिंग है क्या, कि एनपी सेट में, एनपी प्रॉब्लम का सेट में जितना भी प्रॉब्लम है वो सब के सब रिड्यूज होकर L1 में आना चाहिए। मतलब क्या, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विच बिलोंग्स टू एनपी प्रॉब्लम सेट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू L1। L1 क्या है, L1 भी एक प्रॉब्लम ही है, एनपी प्रॉब्लम सेट का ही प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें जितना भी प्रॉब्लम है जो रिड्यूस होना चाहिए L1 के लिए। तब बोलो क्या कि अच्छा रिड्यूस होना चाहिए, मतलब एनपी एक सेट है जिसमें मान लो 50 प्रॉब्लम है, ठीक है, एक उसमें से L1 भी है, तो बचा कितना 49। तो 49 प्रॉब्लम जो रिमेनिंग है एनपी का, वो सब के सब रिड्यूस होना चाहिए किसमें, L1 में। तब हम लोग L1 को क्या बोलेंगे, एनपी कंप्लीट बोलेंगे। सही चीज है, ये तो हम समझ गए। लेकिन रिडक्शन क्या है आखिर, रिड्यूस होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए जब हम बोल रहे हैं जितना भी प्रॉब्लम है 49 प्रॉब्लम, वो सब के सब रिड्यूस होकर 11 प्रॉब्लम बन जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है। तो सिंपल जानो रिडक्शन मतलब क्या है, हम बता रहे हैं, एकदम आराम से समझना, कोई दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पर, ठीक है, आराम से समझो। रिडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है कि मान लो मेरे पास में एक प्रॉब्लम L1 है, एक और प्रॉब्लम L2 है, ठीक है, एकदम आराम समझो। हम क्या बोल रहे हैं कि एक प्रॉब्लम L1 है, एक प्रॉब्लम L2 है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉब्लम L1 है, एक प्रॉब्लम L2 है, ठीक है। L1 को सॉल्व करने के लिए, L1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में जो एल्गोरिथम है, मेरे पास में जो एल्गोरिथम है वो क्या है, A1 एल्गोरिथम है, मान लो A1 एल्गोरिथम, ठीक है। A1 एल्गोरिथम क्या काम करता है, L1 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब L2 प्रॉब्लम जो है, जो दूसरा प्रॉब्लम है L2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम है वो क्या है, A2 है, उसका नाम A2 है। तो A1 है जो L1 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, A1 जो एल्गोरिथम है जो L1 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। A2 एल्गोरिथम क्या करेगा, L2 प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो हम अगर बोल रहे हैं कि L1 है जो L2 में रिड्यूस होना चाहिए, L1 है जो रिड्यूस होकर L2 में जाना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है कि जो L2 का जो एल्गोरिथम है, A2 है ना, L2 जो है, L2 प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्व करने का एल्गोरिथम क्या है, A2 है, और L1 का सॉल्व करने का एल्गोरिथम क्या था, A1 था। तो L1 को रिड्यूस होना चाहिए L2 में, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो A2 एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम में A1 रहे,
A2 एल्गोरिथम में A1 रहे, हो सकता है A1 में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके A2 बना हो, मतलब कि A2 है जो A1 को ही यूज करके बना हो। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि अच्छा A2 है, A2 जो एल्गोरिथम है जो A1 को यूज किया, A1 है जो L1 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, और A2 है जो L2 प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और A2 में A1 का यूज हम कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है क्या कि A1 एल्गोरिथम से L1 भी सॉल्व हो रहा है, और A1 एल्गोरिथम से A1 एल्गोरिथम के हेल्प से कुछ और ऐड करते हैं तो A2 बनता है, और A2 से L2 सॉल्व होता है। तो दोनों का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं सिमिलर है, दोनों के लिए सॉल्यूशन सिमिलरिटी है दोनों में, क्योंकि A1 एल्गोरिथम है जो दोनों में ही कॉमन है। एक तो सीधा सीधा A1 से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। समझो इसको क्या हम बोल रहे हैं, यहां पर देखो, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर मेरा प्रॉब्लम है L1 प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां पर मेरा L2 प्रॉब्लम है, ठीक है। L1 को सॉल्व करने के लिए A1 एल्गो आया, L2 को सॉल्व करने के लिए A2 एल्गो आया, ठीक है। ये क्या है, प्रॉब्लम एल्गो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एल्गो हो गया, ठीक है। A1 और L1 तो हम लोग को पता है, A1 से L1 सॉल्व हो जाता है, ठीक है। A1 से L1 सॉल्व हो जाता है। हम लोग क्या चाहते हैं कि L1 को रिड्यूस करना चाहते हैं, रिड्यूस टू L2। L1 को, इस L1 को हम रिड्यूस करना चाहते हैं L2 में। तो क्या करना होगा भाई, इसका मतलब क्या हम करना चाहते हैं कि जो A2 है, A2 कैसा होना चाहिए, A1 मान लो इसमें C1 रहे, कुछ लास्ट में C2 रहे, कुछ और ऐड होकर A2 बन गया, ठीक है। A2 कैसा है भाई, A2 कैसे बना है, A1 का यूज किया, कुछ स्टार्टिंग में ऐड किया, कुछ एंडिंग में ऐड किया, और A2 बन गया। और A2 क्या करेगा, L2 को सॉल्व कर रहा है। तो हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि अच्छा A1 से L1 भी सॉल्व हो रहा है, यहाँ भी L2 को सॉल्व करने के लिए जो A2 एल्गोरिथम है इसमें भी A1 का यूज है। मतलब कि दोनों प्रॉब्लम में कुछ सिमिलरिटी है, सिमिलर है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ये सेम टाइप का प्रॉब्लम है। इसी को रिडक्शन बोलते हैं। रिड्यूस करने का मतलब यही होता है। क्या काम है रिडक्शन का भाई, रिडक्शन का काम क्या है, रिडक्शन का काम यहाँ पर यूज आएगा। देखो मान लो कोई प्रॉब्लम तुमको दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं रिसर्च कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम दिया गया है, एक प्रॉब्लम P दिया गया, P1 दिया गया मान लो प्रॉब्लम, ठीक है। तुम रिसर्च कर रहे हो कि इसमें कितना टाइम लगेगा, हमको एल्गोरिथम लिखना है P1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब तुम P1 के लिए एल्गो 1 जब लिखने जा रहे हो तो तुमको मिल जा रहा है एक्सपोनेंशियल टाइम का एल्गो, जो कि रियल लाइफ में यूज करेगा नहीं कोई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टाइम यूज नहीं करेगा। तो मान लो तुमसे पूछा जाए, एक जो भी पर्टिकुलर टाइम है तुम्हारी रिसर्च का, वो टाइम तुमको गिवन है, उतना टाइम दे दिया गया है, और लास्ट में तुमसे पूछा गया कि सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, एल्गोरिथम मिल गया, तुम क्या बोलोगे कि एल्गोरिथम मिला है लेकिन एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है। सामने वाला क्या बोलेगा, एक्सपोनेंशियल टाइम से सॉल्व कैसे करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल टाइम तो यूजलेस है, मतलब तुम टाइम बर्बाद किए हो, कुछ काम फ्रूटफुल नहीं किए हो, कुछ मजा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं हुआ। एक्सपोनेंशियल टाइम लेकर तो रियल लाइफ में यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या काम हुआ ऐसा एल्गो का, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में ये P, NP और NP कंप्लीट NP हार्ड प्रॉब्लम का नॉलेज होगा, तुम क्या करोगे कि अच्छा P1 प्रॉब्लम है जिसके लिए हमको एल्गो ढूंढना है, अभी जो मेरे पास एल्गो मिला है वो मिला है एक्सपोनेंशियल टाइम का, ठीक है। तो क्या सोचोगे, कोई और ऐसा प्रॉब्लम है क्या, कोई और ऐसा प्रॉब्लम है क्या जो P1 जैसा दिखता हो, थोड़ा थोड़ा P1 के टाइप का दिखता हो, कोई और ऐसा प्रॉब्लम है क्या जो P1 के जैसा दिखता हो। अगर ये तुम फाइंड कर लेते हो कि P5 जो है जो P1 जैसा है, P1 का सिमिलर प्रॉब्लम है,
और P5 क्या है, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होता है। P5 क्या है, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होता है। मतलब क्या, तुम ये बोल सकते हो कि हमको एल्गोरिथम तो नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि सेम टाइप का हम प्रॉब्लम को फाइंड कर लिए हैं। मतलब क्या कि पोलिनोमियल टाइम वाला जो है प्रॉब्लम, पोलिनोमियल टाइम एल्गो जिसके लिए अवेलेबल है, जो ऐसा एल्गो जो पोलिनोमियल टाइम लेता है P5 का, उससे हम कोरिलेट कर लिए हैं। हो सकता है इन फ्यूचर क्या क्या जो डिफरेंस है उसके जो P5 को सॉल्व करने के जो एल्गोरिथम है उसमें कुछ और चेंजिंग मॉडिफिकेशन करके हम अपने प्रॉब्लम P1 को सॉल्व कर पाए। तो सोचा क्या, ये अच्छा इतना काम तो किया है, मतलब उम्मीद है बरकरार कि नहीं पोलिनोमियल टाइम मिल सकता है। पोलिनोमियल टाइम मिल गया मतलब क्या है, काम हो गया, वही चाहिए हम लोग को। ये कब बोलोगे, जब जानोगे NP कंप्लीट क्या है, रिडक्शन क्या है। क्योंकि जब P1 प्रॉब्लम है, P5 को तुम लेकर चल रहे हो, P5 को तुम पहले से जान रहे हो, ठीक है, P5 का जान रहे हो, पोलिनोमियल टाइम है। अब P1 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर P5 को हम रिड्यूस करके P1 बनाते हैं, P5 प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन है मेरे पास, उसको अगर हम P1 में रिड्यूस करते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि P1 का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा हम लोग को। मतलब क्या, P1 क्या बन गया, NP कंप्लीट प्रॉब्लम बन गया, NP कंप्लीट प्रॉब्लम बन गया। समझ लो, एकदम आराम से समझो, कोई टफ चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज हम नहीं बता रहे हैं, एकदम आसान चीज हम बता रहे हैं। NP कंप्लीट का मीनिंग यही है। तो रिडक्शन समझ में आ रहा है कि रिडक्शन मतलब क्या होता है, कि जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, किसी और प्रॉब्लम में, किसी और कौन सा प्रॉब्लम में, जो पहले से पता है, जिसके बारे में पहले से जान रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि दोनों को सॉल्व करने का जो एल्गोरिथम होगा उसमें सिमिलरिटी थोड़ा मोड़ा चेंजिंग रहेगा, थोड़ा मोड़ा ही चेंजिंग रहेगा, एक सिमिलरिटी मिलेगा हम लोग को। तो क्या गेस करेंगे कि अच्छा दोनों का सॉल्यूशन लगता है कि सिमिलर टाइप का ही है, ये माइंड में आ सकता है हम लोग का, ठीक है। कब आएगा, जब ये टॉपिक पढ़ा हुआ रहेगा तब आएगा, ठीक है। अब देखो हम अपने डेफिनेशन पर आते हैं, प्रॉपर कि रिडक्शन क्या था, ठीक है। NP कंप्लीट को सही से समझने के लिए रिडक्शन को समझना पहले जरूरी है, फिर हम लोग NP कंप्लीट में फिर आगे जंप करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिडक्शन का मतलब क्या है। लेट L1 and L2 be two decision problems. Suppose algorithm A2 solve L2, that is if y is an input for L2, then algorithm A2 will answer yes or no depending upon whether y belongs to L2 or not। मतलब क्या, सॉल्व कर दे, ठीक है। मेंबर है तो हाँ बोल दे, नॉन मेंबर है तो नहीं बोल दे, मतलब क्या सॉल्व कर रहा है, सिंपल मैटर में ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो L2 को A2 है जो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। द आइडिया इज टू फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम L1 to L2। मतलब क्या है, यहाँ A2 का सॉल्यूशन अवेलेबल है, A2 के लिए जो L2 मेरा है, L2 प्रॉब्लम जो है, L2 प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या है, A2 सॉल्यूशन है, ये अवेलेबल है। हम लोग क्या चाहते हैं कि L1 को L2 में रिड्यूस करें। मतलब जो मेरा प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसको कोई पहले से सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम में रिड्यूस करना, जो पहले सॉल्व कर चुके हैं हम, या कोई और कर चुका है, जो पहले से सॉल्व किया गया है, उस प्रॉब्लम में रिड्यूस करना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो L1 to L2 so that the algorithm A2 can be a part of algorithm A1 to solve L1। मतलब क्या है कि L1 को हम L2 में रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो जो L2 का सॉल्यूशन है, L2 का सॉल्यूशन मतलब क्या है, A2। L2 का सॉल्यूशन क्या है, A2, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, L2 का सॉल्यूशन क्या है, A2। हम L1 को रिड्यूस करने जा रहे हैं, इसका L2 का सॉल्यूशन क्या है, A2। ये हम लोग को पता है पहले से, ये हम लोग को पता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम रिवर्स में लिखे हैं क्या, कि मान लो L1A1 हमको पता है, L1A1 पता है, और A2 है जो A1 को यूज करके बन रहा है, A2 है जो A1 को यूज करके बन रहा है। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर देखो क्या बोलेंगे कि इसका जो रिडक्शन है, जो इस डायरेक्शन में मान लो हो रहा है क्या, कि L2 है जो L1 में रिड्यूस हो जाए। मतलब जो पहले से पता है, जो नोन है हम लोग के पास, जो पहले से नोन है, उसमें हम लोग नया वाला प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, नया प्रॉब्लम को जो पहले से पता है उसमें रिड्यूस करते हैं। नया प्रॉब्लम क्या है मेरा, L2 है। ठीक है, इसका एल्गोरिथम क्या है, A2 है। ठीक है, A2 को हम क्या किए हैं, A2 को A1 के टर्म में हम लिख दिए। मतलब क्या है कि L2 है जो रिड्यूस हो गया L1 के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो क्या बताया हुआ है, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो क्या बताया हुआ है, ये क्या बता रहा है, सिंपल वो सेम चीज़ है, रिवर्स डायरेक्शन में बता रहा है। क्या बता रहा है, मान लो L1 एक प्रॉब्लम है और एक L2 प्रॉब्लम है। ठीक है, L1 एक प्रॉब्लम है कि L2 प्रॉब्लम है। L1 के लिए A1 है, L2 के लिए A2 है। ठीक है, L2 के लिए A2 है। तो यहाँ पर देखो क्या है, A2 सॉल्व L2, यहाँ पर क्या है, A2 सॉल्व्स L2, मतलब कि ये हम लोग को पता है, ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, नोन ऑलरेडी, पहले से ही हम लोग को पता है इसके बारे में। ठीक है, अब फाइंड करना है कि L1 के बारे में फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि A1 जो एल्गोरिथम है जो L1 को सॉल्व करेगा, ये A1 है जो किसको यूज करेगा, A1 है जो A2 को यूज करेगा। A2 में कुछ और मान लो यूज करे, A2 को यूज करेगा, A2 में कुछ और मॉडिफिकेशन करे, मान लो कुछ और मॉडिफिकेशन करे, कुछ नया चीज ऐड करे, कोई और स्टेप को ऐड करे। क्या करेगा, यहाँ पर A1 है जो A2 को यूज करके एल्गोरिथम एक बनेगा जिससे कि L1 सॉल्व हुआ। तो क्या बोलेंगे हम लोग, L1 इज रिड्यूस टू रिडक्शन, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बाय L1 टू L2, तो क्या बोलेंगे कि L1 इज रिड्यूस टू L2 एंड L2, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये ट्रांजिटिविटी के लिए दिया हुआ है एक्चुअली, ये क्या, एक सेकेंड, ये क्या है, ये जो लाइन है ट्रांजिटिविटी के लिए दिया हुआ, ये क्या है हम बताएंगे। ठीक है, ये अपने स्टेटमेंट में आते हैं, रिडक्शन के स्टेटमेंट में आते हैं। ये क्या है, L1 and L2 be two decision problems, suppose algorithm A2 solve L2, the idea to find a transformation from L1 to L2, L1 को L2 बनाना, so that the algorithm A2 can be a part of algorithm A1 to solve L1, मतलब कि L1 को L2 बनाना है। क्या करना है, जो L1 है इसको रिड्यूस करना है L2 में। तो जो नया प्रॉब्लम है उसको हम रिड्यूस करते हैं किस में, पहले से जाना हुआ प्रॉब्लम में। जो नया प्रॉब्लम है उसको हम किस में रिड्यूस करते हैं, जो पहले से जाना हुआ प्रॉब्लम है, जिसके बारे में पहले से एल्गोरिथम है उसमें हम रिड्यूस करते हैं। बस यही चीजें हैं। ठीक है, तो NP जान गए, NP जान लिए। NP कंप्लीट में जब हम आते हैं, एक और चीज ध्यान रखना क्या, कि रिडक्शन जो है, ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन क्या फॉलो करता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। रिडक्शन क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे क्या, अगर हम बोल रहे हैं A1 इज रिड्यूस टू A2 एंड A2 इज रिड्यूस टू A3, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज दैट A1 इज रिड्यूस टू A3। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। A implies B, B implies C, therefore A implies C, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो रिडक्शन क्या करेगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इसलिए पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने डेफिनेशन में। NP कंप्लीट में क्या बोल रहा है,
दीज प्रॉब्लम्स आर द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन एनपी सेट। एनपी सेट में ये सबसे टफ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सबके सब सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है। क्यों है? एल इज एनपी कंप्लीट इफ इट सेटिस्फाई बोथ कंडीशन दैट आर रिटन बिलो। दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है भाई? अगर ये दोनोों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया मतलब क्या बन जाएगा? एनपी कंप्लीट बन जाएगा। यही दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो पहला कंडीशन क्या है? एल इज इन एनपी। जो गिवन प्रॉब्लम है एल मेरा, जो किस में होना चाहिए? एनपी सेट में होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? गिवन प्रॉब्लम जो एल है जो एनपी सेट में होना चाहिए, ठीक है। एनी गिवन सॉल्यूशन फॉर एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कैन बी वेरीफाइड क्विकली बट देयर इज नो एफिशिएंट नॉन सॉल्यूशन। इसके लिए इफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है लेकिन किया जा सकता है, पॉसिबल है, सॉल्वेबल है, ठीक है, सॉल्वेबल है, ठीक है, लेकिन कम टाइम में नहीं अभी तक सॉल्व कर पा रहे हैं। मैटर यही है यहाँ पर, ठीक है, कम टाइम में नहीं कर पा रहे हैं, इफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है लेकिन सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिथम है मेरे पास में, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन है पॉसिबिलिटी सॉल्व करने का, ठीक है। वही हम कम टाइम में एल्गोरिथम ढूंढ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये क्या है? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कौन सा रहेगा? ऐसा प्रॉब्लम जो एनपी में रहे, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम जो एनपी सेट में रहे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे कि एनपी का जितना भी प्रॉब्लम है, रिमेनिंग प्रॉब्लम, सबको हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें। मतलब क्या भाई? एवरी प्रॉब्लम इन एनपी इज रिड्यूसेबल टू एल इन पॉलिनोमियल टाइम। बाकी जितना भी प्रॉब्लम है एनपी सेट में वो सबको हम लोग पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं? किस में रिड्यूस करना है? जिसको हम लोग एनपी कंप्लीट बनाना चाहते हैं उसमें रिड्यूस करना है। जिसको हम लोग एनपी कंप्लीट बनाना चाहते हैं उसमें रिड्यूस करना है हम लोग को। बस यही चीज है। इसको क्या बोलेंगे? एनपी कंप्लीट इसको बोलेंगे। ये क्या बन गया? अगर ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता है तो क्या बन जाएगा? एनपी कंप्लीट बन जाएगा। अब बोलो क्या? अरे यार मान लो ये प्रॉब्लम को अगर एनपी कंप्लीट अगर बताना रहे, इसके लिए एनपी सेट में जितना प्रॉब्लम है सबको रिड्यूस करना पड़ेगा ये गिवन प्रॉब्लम में पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम लिखकर। सही बात है, एकदम सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो। लेकिन इसका एक और भी तरीका है, यही काम करने का एक और भी तरीका है। क्या तरीका है? देखो ऊपर में एक चीज क्या आया था, ACT इज द फर्स्ट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम प्रूव्ड बाय कुक, ठीक है। यही केवल ACT है जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दिया है, ये प्रूफ कर दिया है, तब इसका नाम आ गया, ठीक है। मतलब कुछ बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया हम। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग के पास में एक प्रॉब्लम ऐसा है जो मिल गया है, क्या? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हम लोग को मिल गया है जो क्या है? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम लोग को मिल गया है जो कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। अब बोलो रिडक्शन का ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? A reduced to B and B is reduced to C, therefore A must be reduced to C। अगर A to B है, B to C है तो A to C भी रहेगा, यही बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो ACT प्रॉब्लम है जो एनपी कंप्लीट कैसे बना होगा बताओ? ACT प्रॉब्लम है जो एनपी कंप्लीट बना कैसे होगा? तो यही दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करना पड़ा होगा। कहाँ गया? यही दोनों पॉइंट है सेटिस्फाई करना पड़ा होगा। क्या भाई? पहला कि एनपी सेट में रहे, दूसरा जितना भी रिमेनिंग प्रॉब्लम रहा है ACT को छोड़कर, एनपी सेट में बहुत सा प्रॉब्लम है, इसमें एक ACT भी है, ACT को छोड़कर जितना भी रिमेनिंग प्रॉब्लम रहा है वो सबको हम ACT में रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं? अगर हम सबको हम रिड्यूस कर सकते हैं ACT में तो ACT मेरा क्या बन गया? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। यही किया गया होगा वहां पर भी। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास में कंफर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है इसका, क्या कि ACT प्रॉब्लम है जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। मतलब क्या? जितना रिमेनिंग प्रॉब्लम है सबको ACT में रिड्यूस किया गया, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ये तो एकदम आसान चीज है। तो अब देखो बात क्या है, अब देखो इसका अगला स्टेप क्या है। हम क्या बोल रहे थे, मान लो मेरा प्रॉब्लम 11 है, ठीक है। हम 11 को चाहते हैं एनपी कंप्लीट प्रूफ करना, हम 11 को चाहते हैं एनपी कंप्लीट प्रूफ करना, ठीक है, यही हम चाहते हैं। तो 11 कहाँ होना चाहिए?
एनपी के सेट में होना चाहिए, वो है मेरा, हम देख लिए है। एनपी का जो सेट है, एनपी प्रॉब्लम का जो सेट है उसमें 11 मेरा है, ये हम देख लिए। दूसरा स्टेप क्या है, जितना भी एनपी सेट में 11 को छोड़कर बाकी सब के सब है, वो सब के सब क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए 11 में। जितना भी एनपी प्रॉब्लम के सेट में जितना भी प्रॉब्लम है वो सब के सब 11 में रिड्यूस होना चाहिए। तो मान लो अगर 1000 प्रॉब्लम है, तो अगर 1000 को हम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, क्या यार एनपी प्रॉब्लम वाला सेट जो है उसमें सबके सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करके ही तो हम लोग एसएटी प्रॉब्लम को प्रूफ किए थे। जो एसएटी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, फर्स्ट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो अब तो ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम मिल गया है ना हम लोग को। मतलब क्या है कि ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है अगर एसेटिस्फेबिलिटी का, तो ये जो एसएटी प्रॉब्लम है ये सारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, तो सबके सबको रिड्यूस किए होंगे एसएटी में। तो अगर अब हम लोग 11 को अगर प्रूफ करना चाहते हैं एसएटी, तो हम सबको नहीं रिड्यूस करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, केवल और केवल एसएटी को रिड्यूस करेंगे 11 में। एसएटी को रिड्यूस करेंगे 11 में। जैसे क्या, जैसे क्या यहां पर देखो लिख रहे हैं एक लाइन, क्या यहां पर एक लाइन क्या हम लिख रहे हैं कि मान लो ये एनपी कंप्लीट का ऐसे सेट है, एनपी प्रॉब्लम का सेट है, ठीक है। ये सबको हम क्या किए, ये सबको हम रिड्यूस किए किस में, एसएटी प्रॉब्लम में, ठीक है। और अगर हम एसएटी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लेते हैं 11 प्रॉब्लम में, ठीक है, 11 प्रॉब्लम में, तो आप बताओ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, देखो ए रिड्यूस टू बी एंड बी रिड्यूस टू सी। इसका मतलब क्या है कि ए भी रिड्यूस होगा सी में। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही है ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही है ना, या और कुछ है। अभी हम क्या बताए थे, ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज सी, मीन्स ए इंप्लाइज सी भी होगा, यही चीज तो बताए थे। मतलब क्या है कि अगर एसएटी प्रॉब्लम है, इसको अगर हम जैसे ही रिड्यूस करते हैं 11 प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम 11 है मेरा, अगर हम रिड्यूस करते हैं केवल एक प्रॉब्लम को, एसएटी प्रॉब्लम को, तो क्या हम प्रूफ कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि सबके सब प्रॉब्लम को रिड्यूस हम कर लिए 11 में। क्यों, क्योंकि बाकी सबको रिड्यूस करके एसएटी बना था, एसएटी में रिड्यूस कर चुके हैं और एसएटी को यहाँ रिड्यूस कर लिए। और रिडक्शन है जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब क्या है, सबको हम इसमें रिड्यूस कर लिए। तो ये जो मेथड है, इस दोनों स्टेप को फुलफिल करना डायरेक्टली मुश्किल है, लेकिन इनडायरेक्टली आसान है, क्योंकि एनपी में है कि नहीं ये तो पता चल ही लेंगे। और सबको रिड्यूस नहीं करना है, क्या करेंगे, जो ऐसा एनपी कंप्लीट पहले से है उसी को हम केवल रिड्यूस करेंगे। जो पहले से एनपी कंप्लीट है उसको केवल हम रिड्यूस करेंगे। पहले से कौन है, सबसे पहला एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम जो है, जो एसएटी है, सेटिस्फेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला एसएटी प्रॉब्लम, मतलब क्या, मतलब सबसे पहला है जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम प्रूफ किया गया है। तो आसान बन गया था कि नहीं, बताओ, आसान बन गया ना ये चीज, बस यही चीज यहाँ है, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ये समझाने ये समझ गए हो, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो एनपी कंप्लीट के लिए क्या करना है, ये दोनों स्टेप को फुलफिल करवाना है, दोनों पॉइंट फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्ट जैसे भी बताया कर लो, वही इनडायरेक्ट के लिए यहाँ डिफाइन किया गया। क्या किया गया है, क्या देखो पढ़ो एक बार, क्या है, सेटिस्फाइंग बोथ पॉइंट सीम्स इम्पॉसिबल। इस दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, क्यों कि पहला का तो कर लेंगे, सेकेंड वाला तो बहुत मुश्किल है, सेकेंड तो बहुत मुश्किल है, बस यही है कि इट सीम्स इम्पॉसिबल, सो देयर इज एन अल्टरनेटिव वे टू प्रूव एनपी कंप्लीट। क्या भाई, टेक ए एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को ले लो, कौन सा है अवेलेबल भाई, एसएटी प्रॉब्लम अवेलेबल है, ठीक है, एंड रिड्यूस इट टू एल, इसको रिड्यूस कर लो। इफ रिडक्शन इज पॉसिबल इन पॉलिनोमियल टाइम, अगर रिडक्शन पॉलिनोमियल टाइम में हो जाता है
देन वी कैन से एल इज ऑल्सो एनपी कंप्लीट। हम लोग बोल सकते हैं एल इज ऑल्सो एनपी कंप्लीट। क्यों बोल सकते हैं भाई? इसका रीजन देखो, एनपी कंप्लीट बाई ट्रांजिटिविटी ऑफ रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन का ट्रांजिटिविटी है जो फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? ट्रांजिटिविटी कैसे फॉलो करता है भाई? इफ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एसीटी इज रिड्यूसिबल टू एल इन पोलिनोमियल टाइम, it means all the problems in NP set are reducible to L in polynomial time, because we already proved for a given NP complete problem जो ACT प्रॉब्लम है, that all the problems of NP set are reducible to provided ACT problem। पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि सब के सब NP प्रॉब्लम जो था जो ACT में रिड्यूस हुआ था, इसलिए अब सबको ना करके ACT वाले को ही रिड्यूस करेंगे। अब बताओ, मान लो 11 को हम कर लिए, ठीक है, एसीटी को हम रिड्यूस करके पोलिनोमियल टाइम में, रिडक्शन के लिए एक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम लिख दिए, हम एसीटी को रिड्यूस कर लिए 11 में, तो 11 क्या मेरा बन गया? 11 क्या बन गया? एनपी कंप्लीट बन गया है। अब मान लो मेरे पास में L5 एक और आया प्रॉब्लम, ठीक है, तो L5 अगर प्रॉब्लम आया है, तो L5 को अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि एनपी कंप्लीट है, तो क्या करेंगे? अभी तो एसीटी को हम रिड्यूस किए थे, आप क्या करेंगे? एसीटी को करना आसान है तो एसीटी को कर लो, L2 को करना आसान है तो L2 को कर लो। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले कि एसीटी रिड्यूस कर दिए 11 में, तो 11 में मेरा एनपी कंप्लीट बन गया, तो 11 भी एनपी कंप्लीट है। इसका मतलब सबके सब प्रॉब्लम 11 में रिड्यूस हो सकता है एनपी सेट का। तो 11 को अगर L5 में हम रिड्यूस कर लेंगे, तो L5 में भी सबका सब प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकता है। ट्रांजिटिविटी यहाँ भी है, तो L5 भी मेरा एनपी कंप्लीट में आ गया। तो एनपी कंप्लीट में अब कितना आ गया? 3 आ गया है। कौन कौन सा आया है? सेटिस्फेबिलिटी, L1, L5। मान लो L6 है, L6 को प्रूफ करना है। हम क्या देखें कि L6 है जो हम ना तो सेटिस्फेबिलिटी को कर पा रहे हैं, ना तो हम सेटिस्फेबिलिटी को कर पा रहे हैं रिड्यूस L6 में, ना तो L1 को कर पा रहे हैं, ना तो L5 को कर पा रहे हैं, कोई भी रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोलेंगे? L6 है जो NP कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर NP सेट का सबके सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करना पॉसिबल होगा, अगर सबके सब प्रॉब्लम को अगर रिड्यूस करना पॉसिबल होगा, मतलब ये तीनों भी रिड्यूस होगा, ये तीनों भी रिड्यूस हो जाता फिर, ठीक है। जो कि मतलब L6 क्या है? जो NP कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो NP कंप्लीट के लिए हम लोग सही तरीके से डिफिनेशन देख लिए। अब आते हैं क्या? NP हार्ड प्रॉब्लम में आते हैं। NP हार्ड प्रॉब्लम देखो क्या है कि ऐसा प्रॉब्लम जिसके लिए ऐसा सेट, प्रॉब्लम का ऐसा सेट जिसके लिए हम लोग NP हार्ड मतलब क्या लग रहा है? थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है। कैसा मुश्किल है भाई? जिसमें सब प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन नहीं हुआ, चाहे डिटर्मिनिस्टिक हो या नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है NP हार्ड में जिसके लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम अवेलेबल है। वो सबको क्या बोलते हैं? NP कंप्लीट बोलते हैं। वो सबको NP कंप्लीट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इसके डिफिनेशन को देखो। L is NP hard problem if and only if every problem in NP set is reducible to L in polynomial time. Therefore, NP complete set is also subset of NP hard problem। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम क्या बोल रहे थे? NP कंप्लीट के लिए क्या बोल रहे थे? NP कंप्लीट के लिए हम क्या बोल रहे थे कि मान लो एक प्रॉब्लम 11 है, तो 11 कहाँ होना चाहिए? NP प्रॉब्लम के सेट में ही होना चाहिए। उसके बाद NP में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करेंगे हम 11 में। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम सिंपल बात बता रहे हैं क्या कि जितना भी प्रॉब्लम है सबके सब रिड्यूस होना चाहिए। मान लो P1 प्रॉब्लम है,
सबके सब एनपी सेट का जो प्रॉब्लम है सबके सब रिड्यूस होना चाहिए P1 प्रॉब्लम में, लेकिन P1 प्रॉब्लम है जो एनपी में रहे ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि P1 प्रॉब्लम में एनपी का ही सेट, एनपी सेट का ही बिलोंग करे। P1 प्रॉब्लम एनपी सेट में बिलोंग करे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है बिलोंग कर भी सकता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जो एनपी के सेट में भी बिलोंग करेगा और जिसमें हम बाकी सब प्रॉब्लम को, जो एनपी प्रॉब्लम का सेट है, सभी प्रॉब्लम को रिड्यूस भी हम कर सकते हैं। तो रिडक्शन भी हम कर सकते हैं और एनपी के सेट में भी है, तो क्या बोल देंगे? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बोल देंगे। अगर हम रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन एनपी का सेट में नहीं है तो क्या बोलेंगे? एनपी हार्ड प्रॉब्लम बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? एनपी हार्ड प्रॉब्लम। तो एनपी हार्ड क्या है? एक बिगर सेट है जिसमें केवल रिडक्शन के लिए बात किया जा रहा है। जितना भी एनपी प्रॉब्लम है सबको अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं तो क्या बन गया? एनपी हार्ड बन गया। और अगर हम रिड्यूस किए हैं उसमें से जितना प्रॉब्लम है जिसमें हम रिड्यूस किए थे उसमें से जो भी प्रॉब्लम एनपी सेट को बिलोंग कर रहा है वो सब क्या बन गया? एनपी कंप्लीट बन गया। बाकी जो रिमेनिंग रह गया वो एनपी हार्ड रह गया। बस यही चीज है, 4 ही टर्म था, पी, एनपी, एनपीसी, एनपीएच, बस। ठीक है, तो ये एनपी हार्ड देख लिए हम लोग। अब इसको डायग्राम के बेसिस से समझ लो। डायग्राम में क्या, चलो ऐसा कर, छोटा करते हैं, शायद कॉर्नर में ना दिखे। चलो अब यहाँ पर देखो, समझ लो क्या किस तरीके से रहना है कि देखो एनपी सेट कहाँ, अच्छा एक सेकेंड, एनपी सेट कहाँ पर है? देखो एनपी सेट यही है ना, एनपी सेट यही है ना। ये जो एनपी है जो सेट देखो कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये सेट है एनपी का, ये एनपी का सेट है। ठीक है, इसमें एनपी में ये जो एनपी का सेट है इसके सेट के अंदर में क्या है? पी है। पी क्या है? सबसेट ऑफ एनपी है, पी है। यहाँ पर एनपी क्या है? एनपी बिगर वाला सेट है, अब पी छोटा वाला सेट है। पी क्या है? सबसेट ऑफ एनपी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज देखो, क्या ये देखो एनपी हार्ड प्रॉब्लम क्या है? कौन सा? ये एनपी हार्ड प्रॉब्लम है। ये है क्या? एनपी हार्ड प्रॉब्लम। ये क्या है? एनपी का सेट। अब एनपी हार्ड और एनपी जो है इसके बीच में देखो कुछ एरिया कॉमन है दोनों का, जो एनपी हार्ड भी है और एनपी भी है। इस कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इस कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, एनपीसी। ये जो कॉमन एरिया रहेगा एनपी हार्ड और एनपी का, ठीक है, ये क्या हो गया? एनपी कंप्लीट हो गया। यहां पर क्या है? पी है। पी क्या है? अब देखो जैसे जैसे हम लोग को डिटर्मिनिस्टिक का पॉलिनोमियल टाइम एल्गो मिलते जाएगा, ठीक है, हम लोग इस पी में ऐड करते जाएंगे। मान लो आज से 1 साल बाद में 2 ऐसा प्रॉब्लम था P1 और P2 जो मान लो यहाँ एनपी में था, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम यहाँ था। अब इसके लिए रिसर्च होने के बाद में डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन और साथ में पॉलिनोमियल टाइम एल्गो मिल गया हम लोग को, तो क्या बोलेंगे कि P1 P2 दोनों P में चला आएगा। P1 P2 अब दोनों कहाँ चला आएगा? P में चला आएगा। मतलब क्या है? P का साइज बड़ा हो जाएगा। और रिसर्च होगा तो होता और ऐसे बड़ा हो P का साइज, और ज्यादा रिसर्च होगा और ज्यादा बड़ा हो P का साइज। मतलब क्या है? जो P का साइज है, P का साइज इंक्रीज होते रहेगा। P का साइज क्या होते रहेगा? इंक्रीज होते रहेगा। P हमेशा ही इंक्रीज होते रहेगा, जान लो। जैसे जैसे रिसर्च होते जाएगा वैसे वैसे P का साइज बढ़ते जाएगा। आज के डेट में क्या है? P नॉट इक्वल टू NP है। P और NP इक्वल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि P बढ़ते बढ़ते NP के बराबर हो जाए। जितना भी NP प्रॉब्लम है सबके सब P बन जाए। सबके सब जितना NP क्या था? जिसके लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन था, पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर रहा था। मान लो इन फ्यूचर रिसर्च करते करते क्या मिल जाए कि जितना भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन था वो सारा क्वेश्चन जो NP में है, सारा प्रॉब्लम है जो डिटर्मिनिस्टिक से सॉल्व होने लगा। हम इस टाइप से एल्गो लिख लिए तो क्या बन जाएगा? NP है जो P बढ़ते बढ़ते क्या बन जाएगा? NP के बराबर ही बन जाएगा। मतलब कि P बराबर, अच्छा इधर लिखते हैं, P इक्वल टू
एनपी हो जाए। कब? इन फ्यूचर ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, आज के डेट में नहीं। आज के डेट में पी नॉट इक्वल टू एनपी है, प्रेजेंट डेज में, प्रेजेंट टाइम में पी नॉट इक्वल टू एनपी है। इन फ्यूचर ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यहां पर देखो एनपी हार्ड है, एनपी हार्ड का ही सबसेट क्या है? एनपी कंप्लीट भी है। एनपी कंप्लीट क्या है? एनपी हार्ड का सबसेट है। एनपी हार्ड कौन सा प्रॉब्लम था? जिसमें हम एनपी के सारे प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये सब कहाँ रहेगा? एनपी के सेट से बाहर रहेगा, तो एनपी हार्ड रह गया। अगर इस एनपी के सेट में भी रहेगा तो एनपी कंप्लीट बन गया। रिड्यूस भी कर सकते हैं और एनपी के सेट में भी अवेलेबल है, तो एनपी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी का एग्जांपल है कि एनपी हार्ड प्रॉब्लम में कैसा क्वेश्चन आएगा भाई? ट्यूरिंग होल्टिंग प्रॉब्लम जो है कि होल्ट करेगा ट्यूरिंग मशीन या नहीं, आरी लैंग्वेज में होल्ट करेगा या नहीं, ट्यूरिंग होल्टिंग प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है जो एनपी, अच्छा एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम है जो एनपी हार्ड प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है? जो वर्टेक्स कवरिंग प्रॉब्लम है, वर्टेक्स कवर मतलब क्या है? किसी ग्राफ के सारे वर्टेक्स को कवर करने का अगर बात है तो वर्टेक्स कवरिंग प्रॉब्लम जो है क्या है? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। और पी में क्या मान लो? शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है कि शॉर्टेस्ट पाथ स्मॉलेस्ट वजह से दूसरा एल्गोरिथम होता है, तो उस टाइप के एल्गोरिथम के लिए क्या शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो है, प्रॉब्लम जो है किसमें है? पी में आ रहा है, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर है। ये डायग्राम भी ध्यान में रखना, और जो भी थ्योरी बताए हैं, जो भी ये थ्योरी है, इसको तुम अच्छे से ध्यान रखना, रिवीजन करना, ये चीज याद रहेगा, आसान चीज है, ठीक है। फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक में। चलो फिर पढ़ाई करो। मेरा काम ओवर हो गया, टीओसी का पढ़ा दिए, टीओसी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बचा हुआ है कि जितना भी कंटेंट्स है, जो कुछ भी टीओसी में बताए हैं, बहुत ही डिटेल में हम बताए हुए हैं, उस सारे कंटेंट्स को रिवाइज कर लो। जो भी कंटेंट्स हम बताए हैं, उस सारे कंटेंट्स को रिवाइज कर लो। क्वेश्चंस बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे बनाओ, टेस्ट से ज्वाइन कर लो, टेस्ट देते रहो, और हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे 15 दिन हो गया या 20 दिन हो गया, एक बार नोट्स को देख लो, ताकि अगर कुछ माइंड से मिस भी हो रहा होगा, रिकॉल हो जाएगा। अभी टाइम है, यही 4 महीना बाद देखोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा रिवीजन में। अभी क्या है, कम टाइम में रिवाइज होगा, 15 दिन से 20 दिन में एक बार रिवाइज करते रहो बस। फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से एग्जाम दो, फिर अगला सब्जेक्ट हम लोग नेटवर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक।